हाँ भाई साहब, सभी लोग रेडी? फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिन्हें लगता है सर 99 क्यों सर, 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं, 100 कराइए। एक एमसीक्यू लास्ट में मैं बोल दूंगा आप लोगों के लिए। बच्चे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भाई अभी तक अगर कुछ नहीं करा और फिजिकल में कुछ नहीं आता तो ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल अपना जल्दी से जाओ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के मोस्ट अमेजिंग नोट्स, इजीएस्ट टू लर्न, आई रिपीट इजीएस्ट टू लर्न है ये नोट्स। वो नहीं है कि भैया सीधी बुक उठाई और कॉपी पेस्ट कर दिया, लो भाई याद तो तुमने करना ना। हर एक लैंग्वेज को मॉडिफाई करके आपके हिसाब से इजीएस्ट मैनर में, ताकि आप आसानी से याद कर पाएं। तो इसलिए कह रहा हूं इजीएस्ट टू लर्न नोट्स हैं, ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। शुरू करते हैं एमसीक्यू की ये रेल आपके सामने, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 आ चुका है। द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिएजन विद प्रिंट मीडिया इज डैश कमिटी। ओके, बेसिकली लिएजन का मींस बैलेंस, जो प्रिंट मीडिया के साथ बैलेंस मेंटेन करती है, मतलब बेसिकली जो रिपोर्ट वगैरह सबमिट कराती है, एडवर्टाइजिंग वगैरह करती है, तो उस कमेटी को क्या कहते हैं इनमें से? क्या वो टेक्निकल है, लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है? बहुत सिंपल है, इस कमेटी को हम कहते हैं मार्केटिंग कमेटी। ध्यान रख के चलेंगे। ये जो 99 एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के अलग अलग सैंपल पेपर्स के थ्रू ये सारे एमसीक्यू डिराइव करे हैं और मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन, क्या बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से पेपर अपना करके आएंगे याद से। अगला, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ द डैश कमिटी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स के सामान को खरीदना इनमें से किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो टेक्निकल कमेटी की है, लॉजिस्टिक की है, मार्केटिंग की है, या फिर ये जिम्मेदारी है फाइनेंस कमेटी की? बहुत सोच समझ के बताएंगे आप। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को खरीदना किसकी जिम्मेदारी है? आप ही बता दो सोच समझ के। तो इसका आंसर फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग कहां पे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। मजा आएगा कि आप इस वीडियो को कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर देख रहे हैं, मजा आएगा। थर्ड क्वेश्चन, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन। ओके, रूल्स रेगुलेशन कब बनने चाहिए? बहुत सिंपल है, इवेंट से पहले, इवेंट के टाइम पर, इवेंट के बाद या कभी भी। तो बेटा सीधी सी बात है, रूल्स रेगुलेशन सबसे पहले बनाए जाते हैं। किन किन बातों को मानना है, किन बातों को नहीं मानना है, ये पहले जाना बहुत जरूरी है। रूल्स रेगुलेशन अटमोस्ट है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं को बनाया जाता है। ध्यान रखे चलेंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मजा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्पोर्ट्स इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर सोशियल empowerment of women as it develop the following। ओके, जो स्पोर्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, माध्यम है समाज में महिला सशक्तिकरण का, फीमेल एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का। क्यों? इस वजह से। ये वजह कौन कौन सी हो सकती है? क्या वो एग्रेशन है, आइसोलेशन है, स्ट्रेस है, लीडरशिप है? देखो ऊपर वाले तीनों वर्ड हमारे नेगेटिव हैं, एक सबसे पॉजिटिव वर्ड है लीडरशिप, ठीक है? तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से वुमेन में लीडरशिप डेवलप होती है कि वो भी लीड कर सकती हैं और वो भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों में अपनी टीम को जिता सकती हैं। सो दैट लीडरशिप को प्रमोट करता है। ध्यान रख के चलेंगे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इंक्लूड डैश। ओके, साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है वुमेन पार्टिसिपेशन का? जब वुमेन पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट कौन सा मिलता है उसको? कोऑपरेशन, इमोशन कंट्रोल, फिजिकल फिटनेस, कम्युनिकेशन। देखिए यहां पे जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है वो सिर्फ एक ही है, इमोशन कंट्रोल, ठीक है? इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंगर में, एग्रेशन में आके कुछ ऐसी हरकत ना कर बैठो जिसकी वजह से आपको लंबे टाइम तक पछताना पड़े। इसलिए काम, कूल, रिलैक्स और इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो, ये बहुत जरूरी है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप शुगर एंड जैगरी कम अंडर। ओके, शुगर एंड जैगरी इनमें से किस फूड ग्रुप के अंदर आते हैं? क्या ये प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, या इम्यूनिटी बूस्टर फूड है? तो भैया शुगर और जैगरी हमारी एनर्जी गिविंग फूड है। क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। इस बात को ध्यान रख के चलना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज अ डैश सब्सटेंस। न्यूट्रिशन हमारा बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, केमिकल है, एनर्जी है, मैकेनिकल है। ये सबको पता है न्यूट्रिशन हमारा केमिकल सब्सटेंस है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारी, समझिए ना, पेट के अंदर। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8, स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में? भाई ये तो सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। मेजर ध्यानचंद की याद में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तारीख है वो 29 अगस्त। ध्यान रख के चलेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं, इस क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। फार्टलेट ट्रेनिंग इज यूज्ड टू डेवलप, फार्टलेट ट्रेनिंग किस चीज को डेवलप करने के लिए करी जाती है, क्या है वो चीज जिसके लिए हम लोग फार्टलेट ट्रेनिंग करते हैं? क्या वो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस? तो इसका सही जवाब है एंडोरेंस। फार्टलेट एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मीन्स है फास्ट प्ले, ठीक है, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन भी इसमें चलता रहता है हमारा। इसमें इंसान रुकता नहीं है, बस जब उसको रिलैक्सेशन देना होता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड को कम करा दिया जाता है। बाकी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये ज़्यादातर कंट्री साइड में, गांव वगैरह में होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए। एंडोरेंस मीन्स फटीग के अगेंस्ट आप कैसे काम करते हो, उसको एंडोरेंस कहते हैं। ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एजुकेशन के ये बहुत बढ़िया सैम्पल पेपर यार, अमेजिंग, सच में अमेजिंग सैम्पल पेपर है, और उन सैम्पल पेपर्स को मैंने समझाया भी है। आप ले सकते हैं हमारी ऐप से, ओनली ₹299 में। चीज़ अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। उससे पहले बता दूं बेटा, अब तक फिजिकल में अब तो कुछ नहीं आता, तो हमारी फिजिकल एजुकेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके सामने ये वाली, ठीक है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 स्पेशल। भाई 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सच में ये स्पेशली डिजाइन करी गई है। 47 वीडियोस है, मुझे पता है, मैंने 47 वीडियोस पूरे 5 दिन के अंदर लगातार मेहनत करके आपको 47 वीडियोस डिलीवर करी है। 5 दिन में पूरी फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर दी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, पूरी की पूरी, जाके देख लो यार। और हमारी 1 शॉट वीडियो 11 तारीख को आ रही है, पूरे 11 बजे, 11 तारीख 11 बजे, 11 तारीख 11 बजे, पूरे 7.5 घंटे की लगातार मैं आपको फिजिकल एजुकेशन कराऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, पूरी की पूरी। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। और आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर 80.9 पर हैं, भाई जल्दी से करो यार, इसको 25,000 तक पहुंचा दो फटाफट, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। इतना अमेजिंग कंटेंट डिलीवर करें यार, इतना तो डिजर्व करते हैं यार। लाखों में ना सही तो कम से कम हजारों में तो हमें नाप ही सकती हो यार, इतने बुरे भी नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आइडेंटिफाई द आसन। भाई ये आसन है कोई, कौन सा है पहचानना है आपको, ठीक है। ये आसन कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? सोचो 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 सोचो, ये आसन कौन सा है हमारा? क्या ये उष्ट्रासन है, मत्स्य आसन है, धनुरासन है, पश्चिमोत्तासन? तो दोस्तों ये इसका आंसर है हमारा उष्ट्रासन, ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, विच मैथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज शोन बिलो? सबको पता है यार, ये कौन सा मैथड हमारा लीग का, सब जानते हैं बहुत अच्छे से। इस मेथड का नाम है हमारे पास साइक्लिक मेथड, ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? देखिए फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज को हमें कैसे कैसे चेंज करना है, ताकि बच्चे जो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले हैं, वो उस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर एक्सेप्ट कर पाए उस एक्टिविटी को। तो क्या क्या कर सकते हैं वो सुन लो ध्यान से। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, नॉट अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग स्पेशल क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम, मॉडिफाई इक्विपमेंट। तो इसका सही आंसर पता क्या है? क्रिएटिंग स्पेशल क्लासरूम। एक्चुअल में क्या होता है, स्पेशल क्लासरूम का मतलब होता है स्पेशल बच्चों के लिए अलग से क्लासरूम बनाना। इस चैप्टर में CWSN में इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि उन स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ने का मौका दिया जाए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, ठीक। आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे तो वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ऐसा समझेंगे कि भाई हम दया भाव में जी रहे हैं, उन्हें ऐसा फील मत कराओ बिल्कुल भी। वो हर कंपटीशन को फाइट करने के तैयार हो और बेस्ट से बेस्ट कंपटीशन फाइट भी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्लासरूम मत डेवलप करो बिल्कुल भी, ध्यान रख के चलेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है हमारे पास ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं हम लोग। डैश विटामिन कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी? कौन सा विटामिन हमारा आईज और स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है? सोच समझ के बताओ। क्या वो विटामिन C है, B है, A है, K है? तो सब लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, न्यूरोटिसिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। भाई न्यूरोटिसिज्म जो है वो बिग 5 थ्योरी के अंदर आता है? हाँ यार आता तो है। These टाइप ऑफ पीपल आर अनेबल टू एडजस्ट विद अदर। ये लोग किसी भी इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल भी एडजस्ट करना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो न्यूरोटिसिज्म जो है हमारा, वो तो बिग 5 थ्योरी का कैरेक्टर है। स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, रीजन भी ट्रू है। क्या ये रीजन आपस में कनेक्टेड है? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, न्यूरोटिसिज्म के ना नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। नेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से ये लोग ना इमोशनल बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं। यहां पर एडजस्ट ना कर पाने वाली बात तो कहीं मेंशन नहीं करी गई, ठीक है, हो सकता कोई और हो। तो इसका जो सही आंसर रहने के चांसेस है वो रहेंगे बी हमारा, कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन आपस में लिंक नहीं करते, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है।
In a knockout tournament, there is a possibility that strong teams will meet in the first round and any one of them will be eliminated. हाँ, बात तो सही है बिल्कुल अपना, ठीक है. All the things are in organizer hand. They can put the teams at any place in the fixture. ये बात भी सही है बिल्कुल अपना. अब एक्चुअल में क्या है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते. एक्चुअल में क्या है, सारी टीम स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग टीम एलिमिनेट ना हो जाए, इसलिए सीडिंग और बाय का कंसेप्ट आया बेसिकली. तो रीजन में सीडिंग बाय का आंसर आना चाहिए था, सीडिंग बाय से रिलेटेड आना चाहिए था, या नहीं है. तो असर्शन रीजन करेक्ट तो है, लेकिन दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके नहीं चल पा रहे, एक दूसरे की रीजन की तरह डिटेल नहीं चल पा रही बिल्कुल भी इसकी. इसलिए यहां पर आंसर आएगा बी हमारा. ध्यान रख के चलेंगे, मतलब असर्शन का जो रीजन होना चाहिए था उसमें सीडिंग का जिक्र या बाय का जिक्र होना चाहिए था. ये ध्यान रख के चलना. इसका रीजन में असर्शन के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रीजन में सीडिंग या बाय का जिक्र होता तो शायद ज्यादा सही माना जाता, इसलिए इसको हमने बी की कैटेगरी में रखा है. नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिगर में स्कोलियोसिस डिफाइन करा गया है? बहुत ही सिंपल है यार, सबको पता है. स्कोलियोसिस का मतलब है हमारी स्पाइनल का लुम्बर रीजन में या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड की तरफ झुक जाना. तो ये डी वाला हमारा जो है ये हमारी स्कोलियोसिस की बीमारी है. यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, अ डिफॉर्मिटी इन विच स्पाइन टेक्स सी और एस शेप. ओके, एक डिफॉर्मिटी जिसमें स्पाइन सी या एस शेप ले लेता है. हाँ, डिफॉर्मिटी तो है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं. इट विल हैपन ड्यू टू कैरिंग हैवी लोड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और वन ऑन वन शॉट. ओके, एक ही कंधे पे जब हम बहुत ज्यादा बोझ रखते हैं तभी ऐसा हो जाता है. तो सी या एस शेप हमारी बिल्कुल होता है, ऐसा है पॉसिबल एक डिफॉर्मिटी, और ये आपको पता है काइफोसिस में होता है ऐसा, ठीक है. सो बिल्कुल सही लिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल सही लिख रहा है, बिल्कुल दूसरे के साथ रिलेट करके चल रहा है, इसलिए ए आंसर रह सकता है. असर्शन रीजन ठीक है और दोनों सही से कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं, एक्सप्रेशन भी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, द विच नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन टेस्ट इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी ऑफ टेस्ट. ओके, कोऑर्डिनेशन किस वाले टेस्ट में चेक होता है? तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए वैसे तो टेस्ट हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल इस खेलो इंडिया टेस्ट में हमारा जो कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए टेस्ट है उसका नाम है प्लेट टैपिंग टेस्ट. प्लेट टैपिंग टेस्ट आपको पता ही है, ठीक है, प्लेट, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए करा जाता है. ध्यान रख के चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, मैच द फॉलोइंग करना है. चलो, ये तो बहुत सिंपल होता है, मजा आता है मैच द फॉलोइंग करने में, और काफी सारे मैच द फॉलोइंग आने भी वाले हैं हमारे एग्जाम में, तो उसको अच्छे से करके चलेंगे, काफी काम आएंगे. ओके, देखते हैं इसमें क्या सही है. ओके, एब्रेजन है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, शोल्डर डिसलोकेशन है, या लैक ऑफ फिटनेस है. ओके, देखते हैं क्या हो सकता है. चलिए, एब्रेजन. एब्रेजन बेटा सबको पता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है. इसका मतलब फर्स्ट का आंसर तो भी है. अब जिसमें भी फर्स्ट का आंसर भी है मैं तो उसको देखूंगा, ठीक है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा. बी ऑप्शन काट दो, सी ऑप्शन काट दो, ठीक है. 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही काट दिए, टेंशन ही खत्म हो गई. चलो और देखते हैं. ओके, और क्या हो सकता है हमारे पास? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन, लैक ऑफ फिटनेस. ओके, लैक ऑफ फिटनेस होने की वजह से स्पोर्ट इंजरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो फोर्थ का सी. अब देखो, इसमें फोर्थ का डी है तो ये भी ऑप्शन कट गया. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. 2 पॉइंट ने ही हमें सही आंसर दे दिया, बस ऐसे ही 2 पॉइंट से सही आंसर आइडेंटिफाई कर लेना, बहुत इजीली हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द इंटेंशन टू कॉज मेंटल और फिजिकल हार्म टू अ पर्सन इज कॉल्ड डैश. सबको पता है इसका आंसर, सब लोग जानते हैं, इसी का कहते हैं हम लोग क्या? एग्रेशन. एग्रेशन का मतलब फिजिकल और मेंटल हार्म पहुंचाना सामने वाली टीम पर एक ऐसा दबाव पहुंचाना कि वो हार जाए और हम जीत जाए, इसी को कहते हैं एग्रेशन. ध्यान रख के चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, when the body is working so hard that the demand for oxygen and fuel exceed the rate of supply and the muscle have to rely on the stored reserve of fuel is dash endurance. Okay, एक ऐसी सिचुएशन जब बॉडी थक जाती है और हमारी मजबूरी है, ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज करना शुरू करते हैं हमारी बॉडी में, उस एनर्जी को यूज करना शुरू करते हैं. ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन कहते हैं एनारोबिक एंडोरेंस. एनारोबिक एंडोरेंस तभी होती है जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है, और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इतनी सप्लाई नहीं हो पाती, तो जो स्टोर्ड है ऑलरेडी उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, उसको एनारोबिक एंडोरेंस कहते हैं. इस बात को ध्यान रख के चलेंगे. ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? स्विमिंग, कैरम, सिटिंग, चेस. भाई ये तो बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं. थर्ड मोशन एक्शन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो स्विमिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. स्विमिंग में हम जितने फोर्स के साथ वाटर को पुश करेंगे, वाटर हमें उतना सारा आगे पुश करेगा, ये सब लोग जानते हैं. नेक्स्ट, आसन दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा. ओके, अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा आसन करा जाए? सुख आसन, वज्रासन, पवक मुक्त आसन या त्रिकोण आसन? सोचिए जरा, बताइए कौन सा आसन करा जाएगा अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए? तो इसका सही जवाब है सुख आसन. बैठ जाओ चौकड़ी लगा के,
बस लंबी लंबी सांस लो, दैट इज कॉल्ड सुखासन। सबसे सिंपल आसन है, मजा आता है इस आसन करने में, तो ये अस्थमा को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बाय कहां दी जाएंगी, बाय कहां दी जाएगी। ओके, अब आ गया पूरा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट बाय किसे दी जाती है, सेकंड बाय किसे दी जाती है, थर्ड बाय किसे दी जाती है, फोर्थ बाय किसे दी जाती है, ये सब वैसे सब लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है, इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल तो प्रोसेस बिल्कुल नहीं है अपना, ठीक है। फर्स्ट बाय दी जाती है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, सब लोग जानते हैं इस बात को, तो ए का तो थर्ड है। अब ए का थर्ड ढूंढ लो भाई, कहाँ है ए का थर्ड, ए का थर्ड, या तो सी या डी, इनमें से ऑप्शन है हमारे पास, सी या डी में से एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो 15 में हमारा सही आंसर जो रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारा सी वाला पार्ट, ठीक है। आप इसको मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट बाय हमारी, जैसे आप लोग जानते हैं, फर्स्ट बाय हमारी जहां पे दी जाती है लास्ट टीम को, सेकंड बाय हमारी दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, थर्ड बाय हमारी दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, और फोर्थ बाय दी जाती है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ को। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, पूरा प्रोसेस है हमारे बाय को देने का, भूलना बिल्कुल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स मीट, कमिटीज आर फॉर्म्ड अंडर 3 हेड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ओके, इनमें से कौन सा, देखिए स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूशन, सही से एग्जीक्यूशन के लिए हम 3 तरह की कमेटी बनाते हैं, आपको पता ही है बेसिकली भाई, प्री मीट कमेटी है, पोस्ट मीट कमेटी है, या ड्यूरिंग मीट कमेटी है, या फर्स्ट मीट कमेटी। इनमें से बताना है कौन सी ऐसी कमेटी है ही नहीं इनमें से, जिसका कोई जिक्र ही नहीं है बेसिकली, ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं भाई, हमें प्री ऑर्गेनाइजेशन कुछ ड्यूटीज निभानी पड़ती है, प्री ऑर्गेनाइजेशन से पहले पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट हमें कुछ ड्यूटीज निभानी पड़ती है। लेकिन ये फर्स्ट मीट कमेटी नाम की कोई कमेटी नहीं सुनी यार, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका सही जवाब है फर्स्ट मीट कमेटी, ऐसी कोई कमेटी नहीं होती, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाइट फॉर वुमेन, हाइट फॉर मैन, वेट फॉर मैन, वेट फॉर वुमेन। भाई ये याद ही करना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसका आंसर सुन लो और उसके हिसाब से इसको जरूर याद कर लेना। मैं क्यों झूठ बोल लूँ कि इसको आप समझ जाओ, टफ है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। डी इसका करेक्ट पार्ट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, डी वाले के हिसाब से इसको मैच करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट, विटामिन मेक्स डैश स्ट्रॉन्ग। ओके, विटामिन से क्या चीज स्ट्रॉन्ग होती है, मसल, लंग्स, बोन्स या हार्ट। सोचो सोचो सोचो। विटामिन बच्चों हमारी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये थे हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज, सारे के सारे हमने एक पेपर के पूरे एमसीक्यू सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे सैम्पल पेपर की ओर, और हमारे इसी प्रकार 99 एमसीक्यू पूरे होने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। सही से आपको नजर आना चाहिए, सही से आपको डिस्प्ले होना चाहिए, पूरा आपको डिस्प्ले हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट। बिग 5 का इनमें से कौन सा नहीं आता। बिग 5 को ओशन थ्योरी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। बिग 5 को हम लोग क्या जानते हैं, ओशन थ्योरी के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। तो इनमें से ओशन थ्योरी का पार्ट कौन सा नहीं है, OCEAN, ओपननेस, कंसेंटियसनेस, एक्सट्रोवर्टनेस, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है भाई, ओपननेस है, एग्रीएबलनेस है, कंसेंट। हेल्पफुलनेस नाम की कोई नहीं होती, तो इसका सही जवाब है हेल्पफुलनेस, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द आसन। आसन बताइए कौन सा है ये वाला, क्या ये मंदुक आसन है, कतिचाक्र आसन है, गौमुख आसन है, पवन मुक्त आसन है। सिंपल आसन है, ज्यादा मुश्किल आसन है नहीं बिल्कुल भी। इस आसन का नाम जो दिया जाता है उसका नाम होता है मंडूक आसन, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। याद रख लेना इस बात को, इस टाइप के आसन को कहते हैं मंडूक, मतलब ये काफी हद तक मेंढक की तरह, तो ये मेंढक वाला ही आसन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, आइडेंटिफाई द बो लेग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, बो लेग इनमें से कौन सा है। बो लेग आप जानते हैं बेसिकली एक ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारी नीज आपस में ज्वाइन ना होके उनके बीच में गैप आ जाता है अच्छा खासा, उसे कहते हैं बोलेक्स। तो ये रहा हमारा डी वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग बोलेक्स, ध्यान रख के चलेंगे। और इसका पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमें करना पड़ता है काफी सारी। अगला स्विमिंग, इनमें से किसका एग्जांपल है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोलॉटिक। चलो सोचो एक बारी, स्विमिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, आइसोकाइनेटिक का, ध्यान रख के चलेंगे। स्विमिंग सबसे अच्छा किसका एग्जाम्पल है, आइसोकाइनेटिक का, इस बात को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, vitamins, assertion is ना, vitamins are compound of carbon that are essential for the normal growth and working of a body।
चलिए ठीक है। रीजन, विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑल्सो अफेक्ट किडनी, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फिफ्थ वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया असर्शन रीजन बेसिकली, ठीक है, कि विटामिन जरूरी है, चलो ये तो मैंने मान लिया, असर्शन तो ठीक है। रीजन चेक करो, क्या रीजन करेक्ट है, क्या रीजन इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल मैच करके चल रहा है कि विटामिन बहुत जरूरी है किसी बॉडी की पूरी फंक्शन के लिए, वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। और बाद में आपको कहा गया है क्या कि विटामिन डी की कमी से नॉर्मल ग्रोथ रुक जाती है, डेफिशिएंसी ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सही है, और किडनी वगैरह भी होती है। तो बात तो ठीक है बिल्कुल अपना, ठीक है, लेकिन क्या ये एक दूसरे को रिलेट करके चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि विटामिन जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए और इनकी कमी से। अब सारे विटामिन की तो बात नहीं कर रखी इन्होंने, तो अब बात आती है ए या बी में से। असर्शन रीजन है तो दोनों करेक्ट, ए या बी, ए या बी, ए या बी। आप मेरी जगह होते तो किसको चूज करते हैं, सोच समझ के बताएंगे। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो दे रखा है बी वाला, अब कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। वैसे ठीक है, असर्शन रीजन करेक्ट है। अब रिलेट करना तब ज्यादा बेटर रहता है अगर सारे विटामिन की डिटेल होती ना, तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। द डैमेज टू मसल, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स कॉल्ड डैश। ओके, जब लिगामेंट्स टेंडन्स को डैमेज होता है तो इसको हम क्या कह के चलते हैं, लिगामेंट्स डैमेज को क्या कहते हैं इसको हम लोग, जब लिगामेंट्स मसल्स और टेंडन्स को डैमेज होता है इसको हम क्या कहते हैं। बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन है वाला, क्या ये फिजिकल इंजरी है, फ्रैक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, बोन इंजरी है। तो इसका सही जवाब है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा असर्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स लाइक इक्विस्ट्रेन। इन दिस स्पोर्ट्स द राइडर रिमेन इन मोशन अलोंग विद द हॉर्स। ओके, चलिए ये हो गया हमारा एक तरीके से, आपने देखा हॉर्स के थ्रू वो हॉकी खेलने वाला गेम, ठीक है, वो बता रखा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें एप्लीकेबल है और रीजन दे रखा है इसमें राइडर जो है वो मोशन में रहता है हॉर्स के साथ साथ, जैसे जैसे हॉर्स मोशन लेगा वैसे वैसे राइडर को भी मोशन लेना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन करा गया। तो ठीक है भैया, अगर ऐसा है तो हॉर्स के साथ साथ तो आपको मोशन में रहना ही पड़ेगा। अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो भैया आपको मोशन लेना पड़ेगा हॉर्स के साथ साथ, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दिस टेस्ट हेल्प्स टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल एंड हैमस्ट्रिंग मसल। कौन सा टेस्ट है बच्चों जो मिनिमम स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल को चेक करके चलता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कौन सा टेस्ट है, तो इस टेस्ट का नाम है क्रॉस वेबर टेस्ट, ध्यान रख के चलेंगे। इसका सही जवाब है क्रॉस वेबर टेस्ट, बोलना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, स्टैंडियोमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर विच टेस्ट इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट। भैया स्टैंडियोमीटर किस चीज को टेस्ट करने के लिए, बैलेंस को, हाइट को, फ्लेक्सिबिलिटी को, वेट को, सोचो एक बारी। स्टैंडियोमीटर किस चीज को चेक करता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में स्टैंडियोमीटर किस चीज को चेक करेगा, वेट, बैलेंस, किसको चेक करने वाला है ये। तो इसका सही जवाब जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास कौन सा, हाइट, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। सीडिंग इज डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। सीडिंग करी जाती है ताकि नॉकआउट टूर्नामेंट का जो ड्रॉबैक है, ये नुकसान है, ऑब्वियस ही बात है। तो असर्शन तो ठीक है बिल्कुल अपना। रीजन है इट प्रोटेक्ट्स द स्ट्रॉन्गर टीम्स फ्रॉम द वीकर टीम्स इन द अर्ली राउंड। ये स्ट्रॉन्गर टीम को बचाती है वीकर टीम से। सीडिंग से स्ट्रॉन्गर टीम बच रही है वीकर टीम से, नहीं यार ये तो रीजन में कुछ गलती कर दी। एक्चुअली वीकर टीम बच जाती है स्ट्रॉन्गर टीम से, होना तो ये चाहिए था, ये गलत है, तो रीजन गलत है, इसलिए असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सी वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है वो, उस वर्ड का नाम है पर्सोना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा क्वेश्चन, ध्यान रख के चलेंगे। लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है जिसका मीन्स होता है मास्क, which means a person is much more than his outer appearance, that is called personality, don't forget. The BMI for a healthy person, okay, healthy person की BMI कौन सी होती है, सब लोग जानते हैं इस बात को। healthy person की BMI होती है 18.5 से 24.9, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, भूलना बिल्कुल नहीं। ये अंडरवेट की है, उसके बाद ओबेसिटी के अलग अलग कैटेगरी है हमारे, ओवरवेट, ओबेसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओके, कमिटी फॉर पब्लिसिटी, रिसेप्शन कमिटी, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, कमिटी फॉर एंट्रीज प्रोग्राम, कौन सी क्या क्या करती है वो देखना है, हमें बताना है। चलो देखते हैं, पहचानते हैं हमारे पास सही जवाब कौन सा है हमारे पास। पब्लिसिटी वाली कमेटी क्या करेगी भाई, ठीक है, एडवर्टाइज करेगी, ऑब्वियसली बात है, एडवर्टाइज करेगी स्पोर्ट्स इवेंट को, ठीक है। तो एक आंसर तो थर्ड है, एक आंसर थर्ड, एक आंसर थर्ड, एक आंसर थर्ड, ओहो काफी क्वेश्चन में एक आंसर थर्ड दे रखा है, तो पहले तो एक काट दो, एक आंसर तो थर्ड है तो पक्का चल गया, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास और दूसरी कमेटी कौन सी हमारी, देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। जो हमारी बी, रिसेप्शन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी का काम होता है चीफ गेस्ट को वेलकम करना,
किसको वेलकम करना, चीफ गेस्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की एक पूरी टीम होती है जो कि जितने भी पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट हैं या एक तरह से जजेस हो गए, कोचेस वगैरह, उसको सेलेक्ट करती है। तो ऑफिशियल जो है वो जज को सेलेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद कमेटी एंट्रीज एंड प्रोग्राम वाले तो अरेंजमेंट करते हैं सीट्स का। तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, विच मैथड ऑफ लीग, कौन सा मैथड है लीग का यार, सबको पता है। इस लीग का नाम क्या है, साइक्लिक लीग, ध्यान रख के चलेंगे। और इसका फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। तो साइक्लिक में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n-1/2, ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला इसका, अच्छे से करके चलना। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है अगला, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15। चलो मैच करते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू टोल्ड एज, ओके, दैट इज एजिंग हो गई हमारे पास, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट हमारा होता है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका मतलब है फर्स्ट का आंसर तो बी है, ये तो पक्की बात है, फर्स्ट का आंसर बी है, फर्स्ट का आंसर बी है, फर्स्ट का आंसर बी है। तो भाई मुझे लगता है 15 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो सी वाला पार्ट है यार, क्योंकि फर्स्ट का आंसर तो 100% बी है ही ना अपना, बाकी उसके हिसाब से अपने आप ही मैच हो गई, टेंशन ही खत्म हो गई। तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में भी श्योरिटी लेकर आते हैं ना, तो वो आपको सारे पॉइंट्स में हेल्प करते करते हैं, ध्यान रख के चलना। सो बी श्योर एंड बी 100% श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। Which of the following is a biological need of a person? Okay, इनमें से कौन सी बायोलॉजिकल नीड है पर्सन की, सेल्फ एस्टीम, सेफ्टी, हंगर, एटीट्यूड। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बायोलॉजिकल नीड है, शारीरिक जरूरत। तो शारीरिक जरूरत बेटा और कुछ हो नहीं सकती, सबसे पहले तो हंगर ही है, भूख शरीर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। सेल्फ एस्टीम हमारी साइकोलॉजिकल है, सेफ्टी साइकोलॉजिकल है, एटीट्यूड साइकोलॉजिकल है, लेकिन जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है ना वो सिर्फ एक ही है, बायोलॉजिकल नीड कह लो आप उसको, शारीरिक जरूरत एक ही है, हंगर, भूख लगती है ना, बहुत जरूरी है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, इनमें से बताना है कौन कौन सी चीजें क्या है अपना, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या इसके सही जवाब होने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, इसमें बताना है आपको, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है और वाटर क्या है। 17 का सही जवाब सोचो एक बारी क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला, कार्बोहाइड्रेट हमारे जो है वो बॉडी को एनर्जी देते हैं, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। उसके बाद सेकंड, प्रोटीन्स, प्रोटीन हमारे जो है इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनाने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद थर्ड की बात करें हम लोग, फैट, फैट हमारे जो है वो सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फैट की जो लेयर है हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। और उसके बाद वाटर जो है वो सेल्फ को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी। तो सही बिल्कुल जो है वो आई थिंक बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर रहेगा बी पार्ट, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हेल्पफुल है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, वेयरिंग शूज, रनिंग स्लो, अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स या लुब्रिकेशन। भाई फ्रिक्शन को कम करने में सीधी सी बात आपको पता ही होगी, सी बात है, ग्रेटर फोर्स लगाने से फ्रिक्शन कम नहीं होगा, शूज पहनने से भी फ्रिक्शन नहीं होगा, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा हेल्पफुल। तो भाई लुब्रिकेशन इसलिए करा जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम करा जा सके। लुब्रिकेशन ऐसे कुछ चीज़ों का यूज़ करना जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे इंजन ऑयल डलता है ना इंजन के अंदर, वो भी लुब्रिकेशन का पार्ट है। दरवाजों में भी टाइम टू टाइम बीच में ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग चलती रहती है, वो लुब्रिकेशन का पार्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, इसमें हमने करे पूरे 18 MCQ। अब तक हमने टोटल ये 18 2 36 9 45 MCQ हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आगे वाले सिस्टम की और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आगे वाले पार्ट में। चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या रह गया। अगला हमारे पास आ गया MCQ, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। ओके, शुगर में इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, सोचो, क्या वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या वो फैट्स है। शुगर में इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, आई रिपीट, शुगर में इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट होती है आपको बताना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट। तो बच्चों शुगर में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। आसन बताओ भाई कौन सा है, ओहो ये तो बहुत आसान आसन है, ये तो पवन को मुक्त करने वाला आसन है। ये तो पोज ही बता रहा है कि पवन मुक्त हो रही है, सारी गैस पेट की निकल रही है, दैट इज कॉल्ड पवन मुक्त आसन, ध्यान रख के चलेंगे। इसका सही जवाब है पवन मुक्त आसन। तो पिक्चर से आसन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए हर हाल में आसन आइडेंटिफाई करना, ये आपके लिए बहुत 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 एसेंशियल रहेगा। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी। मैंने बताया था आपको, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग स्पेशल क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर मॉडिफाई इक्विपमेंट। तो इसका सही जवाब है स्पेशल क्लासरूम बनाने की नीड नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, प्रिविलेज गिवन टू टीम दैट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड।
ऐसा प्रिविलेज जिसमें टीम्स केवल फर्स्ट राउंड से बच सकती है, उसको क्या कहते हैं? क्या वो स्पेशल सीडिंग है, फिक्सचर है, सीडिंग है, बाय है? इसको कहते हैं बाय। ठीक है, ध्यान रख के चलना। अगर सीडिंग की डेफिनेशन है तो सीडिंग का मतलब है कंपनी सीधा खेलती, जो भी एक तरह से टीम है वो खेलती है हमारा कौन सा? क्वार्टर फाइनल। सीडिंग का मतलब है टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में खेलेगी, वो है सीडिंग। और बाय का मतलब है कोई भी टीम जिसको बाय मिल जाए वो फर्स्ट राउंड खेलने से बच जाती है, इस बात को ध्यान रख के चलना। सीडिंग मींस सीधा टीम कहां खेलेगी? क्वार्टर फाइनल में। कौन से फाइनल में? क्वार्टर फाइनल में। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। असर्शन रीजन है बाय एग्जम्प्ट सम टीम्स फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, असर्शन तो ठीक है। रीजन sorting of the team is made just like a staircase and there is no problem with an even or odd number of team। जो टीम को सॉर्ट करा जाता है, बेसिकली अरेंज करा जाता है, वो स्टेयरकेस में करा जाता है। और इवन हो या ओड हो, इवन ओड में आपको पता है स्टेयरकेस वाले में कोई दिक्कत तो आती नहीं बिल्कुल भी, इस बात को आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और आपने इस बात को याद भी कर रखा है कि स्टेयरकेस मेथड के अंदर कभी इवन ओड से फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो ठीक है। अब खेल ये है कि बाय एग्जम्प्ट करता है टीम को, ठीक है, और सॉर्टिंग करी जाती है स्टेयरकेस के साथ। भाई बाय एग्जम्प्ट करा जाता है, बात तो ठीक है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट तो हैं। क्या ये दोनों रिलेट कर रहे हैं? ऊपर बाय एग्जम्पशन की बात चल रही है और नीचे बात करिए सॉर्टिंग हम लोग स्टेयरकेस से करते हैं। बाय का जनरली यूज हम लोग नॉकआउट में करते हैं, आप लोग जानते हैं, करते तो उसमें भी है, तो ये रिलेट नहीं करके चल रहे, इसलिए बी इसका ज्यादा करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्टली क्वेश्चन ऐसा होते हैं कि रिलेट नहीं हो पाते आपस में। रीजन असर्शन वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना, आपके बुक्स में काफी ज्यादा गिवन में होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच एंड ओवरलैप ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े खड़े नीज एक दूसरे को टच करनी शुरू कर देती हैं, टच हो रही है हाथ से ज्यादा, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, इसको हम कहते हैं, सबको पता ही है, इसको कहते हैं नॉकनी। ठीक है, नॉकनी का डायग्राम आपको आना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा है इसका, आ सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है। ओके, एग्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी। बिल्कुल सही है बात, ठीक है। रीजन ऑप्टिमम लेवल फॉर एग्रेशन इज मस्ट टू परफॉर्म इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, ज्यादा से ज्यादा एग्रेशन करना जरूरी है स्पोर्ट्स की फील्ड में, ठीक है, बिल्कुल। और एग्रेशन नेचर ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। या तो रीजन में वो बताते हैं कि भैया जैसे कुछ स्पोर्ट्स में एग्रेशन की नीड ज्यादा होती है, कुछ स्पोर्ट्स में एग्रेशन की नीड कम होती है, रीजन वो होना चाहिए था। वो कह रहे हैं हर स्पोर्ट में एग्रेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। नहीं यार, एग्रेशन स्पोर्ट टू स्पोर्ट डिफर करता है, तो रीजन में डिफर वाली कोई बात नहीं रखी। बात ठीक है, ज्यादा एग्रेशन लाओ ताकि अच्छा कर पाओ, मानता हूं, लेकिन एग्रेशन स्पोर्ट टू स्पोर्ट डिफर करता है, ये मेंशन तो करते हैं रीजन में, इसलिए बी आंसर आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रह जाते हैं इसके अंदर भी। तो 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम का क्या है? खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल एडमिशन, एम फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, एम फॉर खेलो इंडिया मेडल, फिटनेस फॉर ऑल स्टूडेंट। तो इसका मेन पर्पस है एम फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, हर बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट बनाना, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करवाना उनका, ये इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। एंडोरेंस इज डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, एंडोरेंस किस चीज से अफेक्ट होती है हमारी? सब लोग जानते हैं इस बात को, वैसे बहुत सिंपल है। एंडोरेंस अफेक्ट होती है हमारी क्या? एरोबिक कैपेसिटी से, फ्लेक्सिबिलिटी से, एज जेंडर से, इंजरी से। तो एंडोरेंस हमारी इफेक्ट होती है एरोबिक कैपेसिटी से, कितनी ऑक्सीजन हम एक टाइम में ले पाते हैं, उससे बहुत इफेक्ट होती है हमारी क्या? एंडोरेंस, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन असर्शन रीजन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में असर्शन रीजन में आपसे पूछा गया, करेक्ट बॉडी पोस्चर इज अ पोजीशन ऑफ बॉडी होल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ एफर्ट। ओके, कहना चाह रहे हैं जो हमारी बॉडी का करेक्ट पोस्चर है ना, वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट से हम मेंटेन करते हैं, उसमें आलतू फालतू को एफर्ट करने की नीड नहीं है। तो बात तो ठीक है यार, अब खड़े हैं इसमें एफर्ट होना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे झुकना पड़े, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट बॉडी पोस्चर के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं है, ध्यान रखकर चलें। असर्शन तो ठीक लग रहा है। रीजन द बॉडी वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर बोथ द लेग। बॉडी वेट दोनों लेग्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो बात तो ये, रीजन तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब रिलेट हो रखा है, करेक्ट बॉडी पोस्चर से बॉडी जो है बिना एफर्ट के खड़ी रहती है और बॉडी वेट को दोनों लेग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो असर्शन रीजन लग तो ठीक रहे, लेकिन क्या कोरिलेटेड है? सोचो एक बारी, कोरिलेटेड कहाँ है भाई? आपस में लिंक ही नहीं है दोनों के बीच में, तो भैया बी पार्ट रहेगा इसका आंसर भी, ध्यान रख के चलेंगे। हमने काफी सारे असर्शन रीजन करे और मैक्सिमम असर्शन रीजन हमारा बी आ रहा है,
ठीक है। तो कोरिलेटेड होना बहुत बड़ी चीज़ है, और कोरिलेटेड तभी हो पाएगा जब आपको असर्शन की रियल एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिले, तब वो कोरिलेटेड माने जाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे। इन द लॉन्ग जंप ऑफ विच लॉ वर्क्स, ओके लॉन्ग जंप में कौन सा वाला, न्यूटन्स का लॉ, भाई न्यूटन का कौन सा लॉ काम करता है लॉन्ग जंप में, भाई न्यूटन कौन सा लॉ काम करेगा लॉन्ग जंप के अंदर, आपसे पूछा गया। लॉन्ग जंप आपको पता है कौन सी है अपना, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में हमारा जो लॉ काम करता है वो करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। लॉन्ग जंप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इनमें से कौन सा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, रनिंग फास्ट, लिफ्टिंग हैवी वेट, होल्डिंग अ स्टैटिक पोजीशन, पुशिंग द वॉल। सही जवाब कौन सा है, इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। 12 क्वेश्चन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सोचो 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 सोचो, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, सोचो, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बताओ कमेंट सेक्शन में जाके इसका सही जवाब कौन सा है, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बिग फाइव पर्सनैलिटी, बिग फाइव का पार्ट कौन सा नहीं है, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, कंसेंट, हेल्पफुलनेस हो गया तो पता है सबको। अगला विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लीग फिक्सचर प्रोसीजर, ओके लीग का कौन सा मेथड नहीं है, देखो लीग में साइक्लिक आता है, स्टेयरकेस आता है, टेबुलर आता है, लैडर मेथड नाम की कोई मेथड नहीं है फिलहाल हमारे पास इसके अंदर। तो 14 का जो सही आंसर रहने वाला है वो डी वाला, लैडर मेथड नाम का कोई मेथड नहीं है हमारे पास फिलहाल। साइक्लिक है, स्टेयरकेस, टेबुलर आपको पता है, आप कर चुके हैं ऑलरेडी हमारी वीडियोस के थ्रू। नेक्स्ट, सुखासन शुड बी अवॉइडेड इन डैश, ओके सुख आसन को कब अवॉइड करना चाहिए, सुख आसन को कब अवॉइड करना चाहिए, सुख आसन को कब अवॉइड करना चाहिए, हाइपरटेंशन के टाइम पर, अस्थमा के टाइम पर, नी प्रॉब्लम के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर। देखो सुख आसन हाइपरटेंशन के टाइम पर कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। हाई बीपी है, रिलैक्सेशन में काम करता है, अस्थमा में तो सबसे बेस्ट आसन है। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी इस आसन को करा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, ये वही आसन में से है जिसको प्रेगनेंसी के टाइम पे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन नी प्रॉब्लम है तो ये आसन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस आसन के अंदर सबसे पहले लेग्स को फोल्ड करके बैठना है। लेग्स को फोल्ड करने में ऑब्वियस ही बात है नी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर नी में प्रॉब्लम है तो लेग फोल्ड होने वाली नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है। सिंपल क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, आपको बताना है कौन से वाला टेस्ट किस चीज के लिए करा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेस्ट किस पर्टिकुलर चीज के लिए परफॉर्म करा जाता है आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बता देता हूं कौन कौन सा है हमारे पास। सबसे पहले हमारा 600 मीटर रन एंड वॉक, ये आपकी एरोबिक कैपेसिटी को चेक करता है। किसको चेक करता है, एरोबिक कैपेसिटी को, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास सिट एंड रीच टेस्ट, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेटा, किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टेस्ट जिसका नाम पुशअप, बॉयज के लिए। पुशअप जो है वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करता है, अपर बॉडी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए। और 4x10 मीटर ये आपकी एजिलिटी का टेस्ट है। किसका टेस्ट है, एजिलिटी का। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, एजिलिटी को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। ये हमारे थे एजिलिटी वाला लास्ट, ठीक है। चलो अगला हमारे पास आ गया, क्या इसका सही आंसर फिर बैठ गया हमारे पास बी वाला पार्ट, आई थिंक। तो बी वाला पार्ट इसका सही आंसर है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आपके सामने। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग काफी आ रखे हैं यार, कमाल ही हो गया, बताओ। ओके, ब्रिटिश मेथड क्या है, अमेरिकन मेथड क्या है, इफ टू टीम्स हैव इक्वल पॉइंट्स मैच एंड्स इन ड्रॉ। ओके, क्या होगा इसका सही जवाब, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होने वाला है भाई। देखो सबसे सिंपल वाला पता है इसमें कौन सा है, सबसे सिंपल हमारे पास है डी वाला पॉइंट, कि भैया अगर मैच एंड हो जाता है ड्रॉ पर तो मैच इज हेल्ड अगेन, दोबारा कर लो मैच। सबसे सिंपल तो यही वाला था हमारा पॉइंट, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं जरा किसका क्या क्या रिलेशन है और किस किस के साथ इसमें रिलेशन है वो देखते हैं जरा। क्या है हमारे पास, ए ब्रिटिश मेथड के अंदर जो मैक्सिमम मैच खेलती है टीम, जिसने मैक्सिमम मैच जीते होते हैं, उसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं विनर। तो ब्रिटिश मेथड कहता है जो सबसे ज्यादा जीतेगी वो अल्टीमेटली विनर रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमेरिकन मेथड कहता है द नंबर ऑफ मैचेस वॉन आर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। इसमें हमारा एक तरीके से आपका परसेंटेज के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। और उसके बाद इफ टू टीम हैव इक्वल पॉइंट्स, दोनों टीम के इक्वल पॉइंट हैं तो दोनों टीम को डिवाइड करके हमारे पॉसिबल पॉइंट निकाल लेंगे अपना। तो ये हमारा इसका सही आंसर है, बी वाला पॉइंट हमारा, ध्यान रख के चलेंगे, आंसर है बी पॉइंट। ब्रिटिश और अमेरिकन मेथड याद कर लेना, अच्छा है हमारा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। भाई सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेंगे, फिश से,
प्लांट ऑयल से, नट से या होल ग्रेन फूड से। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बढ़िया सोर्स हमारे होल ग्रेन फूड खाओ, वीट, ये सब चीज़ों से, वीट से, ये सब चीज़ों से हमारा जो है अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो होल ग्रेन फूड बहुत बढ़िया सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, इस बात को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है अगला, ये एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर, पूरा अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है ये, 1-to-1 क्लासेस की ओर से आपको प्रोवाइड कराया गया है और सच में बहुत अमेजिंग है ये सैम्पल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सैम्पल पेपर के सारे एक एक करके आंसर को। हम एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे हमारे, क्योंकि हमारा 99 एमसीक्यू सॉल्व करने का हमारा चैलेंज चल रहा है। पूरे 99+1 एक एमसीक्यू मैं भी आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे एमसीक्यू हो जाएंगे हमारे इसके साथ ही। चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच मैथड द नो बाय इज गिवन, इनमें से कौन से मैथड के अंदर बाय दी नहीं जाती, टेंशन ही खत्म, बाय नाम की चीज़ ही नहीं है। कौन से मैथड में बाय नहीं दी जाती, तो लीग में, राउंड रॉबिन में, कॉम्बिनेशन में, स्टेयरकेस में। तो बच्चों स्टेयरकेस मेथड के अंदर ना ध्यान रख के चलना, स्टेयरकेस मेथड के अंदर कोई बाय नहीं दी जाती, ये आपको ध्यान रख के चलना है। स्टेयरकेस मेथड में कोई बाय नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। आपने देखा है स्टेयरकेस के अंदर बाय नहीं होती, हम लोग करते नहीं है ना, उसमें साइक्लिक में देते हैं, टैबुलर मेथड में देते हैं, इसमें नहीं देते बाय। अगला, गोमुख आसन, चक्रासन, मत्स्य आसन और हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज, ये सारे आसन किस डिजीज को क्योर करने के लिए हम करते हैं? क्या ये डायबिटीज के लिए है, बैक पेन के लिए, अस्थमा के लिए, ओबेसिटी के लिए? ये सारे आसन किस चीज को हम क्योर करना चाह रहे हैं? ठीक है, सो सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा रहेगा अस्थमा। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, अस्थमा को क्योर करने के लिए सारे आसन करे जाते हैं और बढ़िया आसन है सारे के सारे हमारे, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है द पैरालंपिक मूवमेंट। ओके, पैरालंपिक मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, बताओ भाई, पैरालंपिक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले कौन? सर लुडिंग गटमैन, स्टॉक मैंडविल, जे.आर. शेमन या जे.एफ. विलियम्स? सोचिए और समझ के बताइए इसका सही जवाब क्या है। सब लोग जानते हैं इसका सही जवाब है सर लुडिंग गटमैन। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस रहेंगे इसका। अगला मैच करते हैं, चलिए देखते हैं, हमारे पास आसान आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, आपको बताना है किसका सही जवाब क्या है। मैच करते हैं और बताते हैं क्या है इसका सही जवाब। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है? त्रिकोण आसन करता है वो इंसान जो अस्थमा से सफर हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद है अर्धमत्स्येंद्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन करा जाता है जो इंसान हर्निया से। ठीक है, उसके बाद सुख आसन, सुख आसन, सुख आसन करा जाएगा उस इंसान के द्वारा, आई रिपीट, जो आर्थराइटिस से सफर कर रहा होगा। ठीक है, और गौमुख आसन ऑब्वियसली बात है ब्लीडिंग पाइल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी वाला पार्ट हमारा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, हो क्या बात है। द डैश फाइबर प्रोड्यूस मोर फोर्स एज दे कैन कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, कौन सी फाइबर्स ऐसी हैं जो कि ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है जल्दी रेट पर, रैपिड रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐसी कौन सी फाइबर है आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर है फास्ट ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच वो होती है, दो होती है, जिनमें फास्ट ट्विच ज्यादा होती है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, उनकी ऑब्वियसली बात स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर अब डायग्राम कौन से वाली मेथड का है? ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, कोच, गाइडेंस, सपोर्ट इन आवर ट्रेनिंग मेथड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट। ओके, किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पर्टिकुलर मेथड में? क्वेश्चन नंबर 6 में किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला बंदा कौन है? तो भैया ये इतना बड़ा मेथड, ये हमारा फार्टलेट ट्रेनिंग है। ठीक है, और ये आसान नहीं होती करनी बिल्कुल भी होना। फार्टलेट ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका सेल्फ डिसिप्लिन का। अब कहेंगे सेल्फ डिसिप्लिन क्यों? सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए बेटा क्योंकि आपकी एक्टिविटी को ट्रैक तो कोई कर नहीं रहा, आपने एक पर्टिकुलर रनिंग करने के बाद जॉगिंग करी या नहीं करी वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। आप अपने मोशन को कंटिन्यूसली लेते रहे, वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। हाइपरटेंशन इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज डैश प्रेजेंटली एलिवेटेड। ओके, हाइपरटेंशन के बारे में क्वेश्चन है हमारा, बताना है इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हमारे पास रहेगा इसके अंदर कि जो ब्लड प्रेशर है वो कहां पर है, जो बढ़ रहा होता है बेसिकली वो आर्टरीज में होता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपको मैच करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 को मैच करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे फटाफट जल्दी। आर्मकल टेस्ट, आर्मकल टेस्ट करा जाता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे अपना। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगर हम सिंपल लिखें ना 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है आपको पता ही है, ये एरोबिक एंडोरेंस को चेक करता है, ये तो सबसे सिंपल है। तो देख लो भाई, जिसमें डी का आंसर सेकंड है वो रह सकता है, डी का आंसर सेकंड, डी का आंसर सेकंड, डी का आंसर सेकंड, ये वाला है सी वाला, तो भैया यही आंसर होगा हमारा बस। अगला, इट इज नेसेसरी टू डेवलप स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल टू करेक्ट डैश। ओके, एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, इनमें से किस केस में एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ को करेक्ट करना जरूरी है, किस केस में, किस केस में, किस केस में, लॉर्डोसिस के केस में। ध्यान रखे चलेंगे, इस बात को भूलेंगे बिल्कुल नहीं, काफी बढ़िया टॉपिक है यार हमारा ये। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन आ चुका है आपके सामने। द प्री कॉम्पिटिशन मील इज अ रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन स्टोर। 10th बता रहा है कि भैया जो प्री कंपटीशन मील होनी चाहिए वो बढ़िया होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए एकदम अपना, ताकि आप प्री कंपटीशन, ध्यान रखना प्री कंपटीशन, पोस्ट नहीं, प्री कंपटीशन कह रहे हैं, प्री कंपटीशन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलो जी ठीक है अपना। द एम ऑफ ड्यूरिंग कंपटीशन मील इज टू कंजर्व मसल ग्लाइकोजन एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर। चलो जी ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपना। अब क्या कंपटीशन से पहले वाली मील हमारी बहुत ज्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरी होनी चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, असर्शन से पहले वाली मील इतनी हैवी नहीं ली जा सकती। रीजन तो ठीक है हमारा, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10th का सही आंसर आएगा डी वाला। ये पोस्ट कॉम्पिटिशन मील के बारे में ध्यान रखना, ये पोस्ट कॉम्पिटिशन मील होती है हमारी, कॉम्पिटिशन के बाद वाली मील हमारी जो है इस टाइप की होती है, क्योंकि आपको रिस्टोर करना है। स्टार्टिंग में रिस्टोर थोड़ी ना करोगे यार, ये कह रहे हैं रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन मीन्स अभी आपने कुछ करा है नहीं, रिस्टोरेशन कहां से कर लोगे? रिस्टोरेशन करी जाती है जब आप इवेंट परफॉर्म कर लेते हो, उसके बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, उसको रिस्टोर करा जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर अनदर बोन इज कॉल्ड डैश। ओहो भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक फ्रैक्चर, एक ऐसा फ्रैक्चर जिसमें ब्रोकन बोन दूसरी बोन में घुस जाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको सिंपल, कंपाउंड, इंपैक्टेड, ग्रीन स्टिक। इसका सही जवाब है कंपाउंड फ्रैक्चर, आप लोग जानते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, इफ मील्स आर स्किप्ड इट डैश द मेटाबॉलिज्म टू प्रिजर्व एनर्जी। अगर मील्स को मैं स्किप करता हूं तो आपके मेटाबॉलिज्म को क्या फर्क पड़ने वाला है? सोच समझ के जवाब देंगे। अगर मैं मील को करता हूं क्या स्किप, क्या होने वाला है इसका सही जवाब? सोचो। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, रिटेन रहेगा? भाई कम ही होना है। अगर खाओगे पियोगे नहीं तो कमजोर तो पड़ ही जाओगे, मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग तो नहीं रहेगा, आपका खराब ही हो जाएगा टाइम के साथ साथ, एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा और वीकनेस रहने के चांसेस रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पर्सन विद इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशन आर टर्म्ड एज डैश। ओके, ये तो सब लोग जानते हैं यार, ऐसा इंसान जो बेचारा दुखों का मारा है, ब्रेकअप करा के आया है, ऐसे इंसान को हम न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। बेचारा नेगेटिव इमोशन इतने ज्यादा, ऐसे इंसान से लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं, ऐसे इंसान से भैया दूर ही रहो। क्वेश्चन नंबर 14, while the sportsman is lying, standing or sitting, dash flexibility is essential for movement done. Okay, जब एक स्पोर्ट्समैन लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, बैठ रहा है अपना, ये सारी पोजीशन के अंदर कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज होता है मूवमेंट करने के लिए? सर्कुलर, रोटेशनल, डायनामिक, स्टैटिक। सोचो एक बारी, 14 का सही जवाब क्या हो सकता है? एक बार सोचो एक बारी, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि आप लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर पाए? तो 14 का जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को ध्यान रख के चलना, उसका है हमारे पास रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर गोल सेटिंग। गोल जो होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, सब होने चाहिए। गोल भाई सब होने चाहिए, इस बात को ध्यान रख के चलना। गोल मेजरेबल भी हों, अटेनेबल भी हों और स्पेसिफिक भी हों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज डैश। ओके, एक फोर्स जो रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करता है दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स या टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स नाम का तो फोर्स ही नहीं होता भाई, हटाओ इसको, सबसे पहले काटो इसको, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी ना, बहुत हो गया हमारा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ये आप लोग जानते हैं। दो सरफेस के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द थर्ड राउंड इफ 28 टीम्स विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट में हमारी थर्ड राउंड में बताना है आपको। अब देखो कैसे पता चलेगा, इसका तरीका है, एन की वैल्यू आपकी 28 हो गई, ठीक है। 28 के हिसाब से नेक्स्ट पावर ऑफ राउंड की बात करूं तो राउंड आपके कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड आपके कितने होंगे? 5।
कैसे पता चला? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारी 2 की पावर 5 बैठेगी ना, इससे बड़ा नंबर 32 होता है, 2 की पावर 5, राउंड है 5 हमारे। थर्ड राउंड में कितने मैच होते हैं भाई? अब थर्ड राउंड अगर पीछे से गिनो, लास्ट वाला फाइनल, उससे पहले वाला सेमीफाइनल, उससे पहले वाला क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल में खेलने वाली कितनी टीम होती है हमारी? क्वार्टर फाइनल में मैच पता कितने होते हैं? केवल 4, सेमीफाइनल में 2 और फाइनल में 1। तो आंसर है सीधा सीधा 4। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, इतना क्या सोचना। थर्ड राउंड हमारा बैठेगा ऑब्वियसली बात है क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल में हमारे मैच कितने होते हैं? सीधे सीधे से क्वार्टर फाइनल मैच होते हैं हमारे कितने 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 4। तो सही आंसर कितना हो गया? 4। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला, आर्चरी एंड शूटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। ओके, आर्चरी और शूटिंग किस चीज का एग्जाम्पल है? तो क्या ये एग्जाम्पल है आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के? पावर इक्विलिब्रियम, पावर, कंसंट्रेशन, फोकस। तो बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारा इसका सही आंसर है। आर्चरी हो या शूटिंग हो, एक सही बॉडी पोस्चर, एक सही बॉडी मोशन, एक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और हर एक बॉडी पार्ट को इस तरीके से लेकर आना कि आप टारगेट को हिट कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है। स्टैटिक मतलब खड़े में हिल नहीं रहे बिल्कुल भी, एक जगह पे स्टेबल रहने के बाद अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को प्रेजेंट करना, ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस बात को रखेंगे ध्यान आप, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये हो गया सारे के सारे हमारे क्या। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग फाइनली हमारे आखिरी 18 क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लास्ट हमारे, ठीक है। काफी सारे हमने एमसीक्यू कर लिए, 99 पूरे कराऊंगा और एक मेरी तरफ से गिफ्ट। चलो बढ़ते हैं हम लोग। नेम द आसन दैट सीम्स लाइक अ माउंटेन। इनमें से कौन सा आसन ऐसा है जो माउंटेन की तरह होता है? माउंटेन वाला आसन कौन सा? 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 ताड़ासन, हलासन, शलभासन या शवासन? ओहो क्या बात है, माउंटेन वाला आसन कौन सा है इनमें से? सोचो एक बारी। माउंटेन वाला आसन जो बच्चों हमारा होता है उसका नाम है माउंटेन पोज, जिसे हम क्या के चलते हैं। इसका सही जवाब रहेगा हमारे पास क्या? सोचो क्या हो सकता है? माउंटेन पोज वाला कौन सा हमारे पास आसन? आपको तो पता है, अगर आपको पता है तो चलो फिर एक काम करते हैं, इस आंसर को चेक करते हैं कहां पे? कमेंट सेक्शन में। इतना पक्की बात है कि इसका आंसर इन दो में से नहीं है, बाकी आप बताओ, मजा आएगा इस बात में। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हैविंग इमेजिनेशन, फीलिंग, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी एंड हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड स्किल। ओके, ऐसा इंसान जिसमें सारी चीजें मिल जाए वो कौन हो सकता है यार? क्या वो एग्रीएबलनेस है, एक्सट्रोवर्जन है, कॉन्सेंटियसनेस है या ओपननेस है? ऐसा इंसान कौन है जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी? भाई ऐसा इंसान, देखो कॉन्सेंटियसनेस तो नहीं हो सकता, एक्सट्रोवर्जन थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसे इंसान को वैसे ओपननेस कहते हैं। उसका रीजन क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमेशा किससे रिलेटेड है? ओपननेस के साथ है, इस बात को ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, दैट कंडीशन व्हेन द सम ऑफ फोर्सेस एंड सम ऑफ मूवमेंट्स आर जीरो एंड द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, बहुत सिंपल है, आपको बताना है कि ऐसा कंडीशन जिसमें फोर्सेस एक बॉडी पे जो लगती हैं वो सारी के सारी जीरो हो जाती हैं, मोशन की स्टेट बिल्कुल जीरो हो जाती है, ऐसी सिचुएशन क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक्टिव इक्विलिब्रियम या पैसिव इक्विलिब्रियम। नाम ही बता रहे हैं यार, बहुत सिंपल है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम लोग कह के चलते हैं क्या? क्या 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 क्या? ऐसी कंडीशन को हम कह के चलते हैं क्या? सोचो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसी कंडीशन हमारी रहती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ध्यान रख के चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज द इंजरी ऑफ स्किन इन विच स्किन इज क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन। बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं स्किन जब रब ऑफ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग एब्रेजन के नाम से जानते हैं, खरोच जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ध्यान रख के चलेंगे। फार्टलेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज कैलिथेनिक्स, एरोबिक्स, स्पीड प्ले या नॉन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है इसका क्या 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 क्या? बिल्कुल सही सोचना, इसको हम कहते हैं स्पीड प्ले। अगला, रनिंग अ मैराथन रिक्वायर्स डैश। ओके, एक मैराथन अगर आपको चलनी है बेसिकली तो आपको क्या चाहिए? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ या एंडोरेंस। भैया मैराथन के लिए आपको एंडोरेंस चाहिए, क्योंकि मैराथन लंबी होती हैं, आपको अपनी उस रेस को कंप्लीट करना बहुत बड़ा टारगेट है। जल्दी कंप्लीट करने की बात नहीं, रेस कंप्लीट करने की बात है, इससे एंडोरेंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स अनदर बोन इज कॉल्ड डैश। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें ब्रोकन बोन जो है वो दूसरी बोन में एंटर हो जाती है, ठीक है। ब्रोकन बोन एंटर इनटू अनदर बोन इज कॉल्ड डैश। ओके, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इंपैक्टेड फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो आपको बताना है ब्रोकन बोन एंटर होती है दूसरी बोन में, ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कह के चलते हैं? क्या वो सिंपल है, कंपाउंड है
इंपैक्टेड है या ग्रीन स्टिक है? इसका सही जवाब है इंपैक्टेड, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, द फोर्स क्रिएटेड बाय टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड डैश। ओके, जो फोर्स दो सॉलिड सरफेस के द्वारा क्रिएट करा जाएगा उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? क्या वो फ्रिक्शन है, स्लिपरी सरफेस है, नन ऑफ दीज है, या स्पीड है? द फोर्स क्रिएटेड बाय टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड डैश। एक फोर्स दो सॉलिड सरफेस के द्वारा क्रिएट करा जा रहा है। चलिए, इसका जवाब आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या होगा इसका सही जवाब? बात करेंगे इस बारे में। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आप लोगों से। देखते हैं आपने कितनी पढ़ी है फिजिकल एजुकेशन, उस हिसाब से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन रीजन आ गया। अब क्या ये असर्शन रीजन अगेन बी वाला पार्ट है हुआ? चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया इंटरनल मोटिवेशन इज एन इनर अर्ज ऑफ द इंडिविजुअल विच मोटिवेट हिम और हर टूवर्ड्स द एक्टिविटी। ठीक है, इनर अर्ज सही लग रहा है, असर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड रिकॉग्निशन आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। मेडल ट्रॉफी अंदर से आती है क्या? मेडल ट्रॉफी अंदर से निकाल के, ऐसा तो नहीं होता यार, ये तो नहीं, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जांपल है। रीजन गलत दे दिया, तो असर्शन तो ट्रू है भैया, रीजन फॉल्स है यार, ये दिक्कत है। सी वाला आंसर रहेगा हमारा, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल? इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसके बाद पोटेशियम या आयोडीन? सोच समझ के बताना। क्वेश्चन नंबर 10 में इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? तो इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन हमारा माइक्रो मिनरल है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ओके, विच इज माइक्रो एलिमेंट ऑफ डाइट? इनमें से कौन सा माइक्रो एलिमेंट है डाइट का? सब लोग जानते हैं इस बात को, बहुत ही सिंपल है। इसका सही आंसर है विटामिन। ठीक है, ये सारे तो हमारे मैक्रो हैं, विटामिन हमारा माइक्रो में आता है, ध्यान रख के चलेंगे। विच आसन कैन बी प्रेडिक्टेड या प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड? भाई खाना खाने के बाद सिर्फ एक ही आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं या जिस आसन को आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक ही है, सिर्फ एक ही है। आई रिपीट, वो एक ही है। उस आसन का नाम है क्या? वज्रासन। तो ये वज्रासन एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं, इस बात को ध्यान के चलेंगे। ठीक है, भूलना नहीं। उसके हाउ मेनी बाइस विल बी गिवन इफ देयर आर 13 टीम्स? ओके, 13 टीम्स है तो कितनी बाइस दी जाएंगी? ऑब्वियस ही बात है, तो इसका फॉर्मूला n की वैल्यू आपको पता है 13 हो गई। ठीक है, 2 की पावर n की बात करो तो 13 से बड़ी 2 की पावर होगी 4, दैट इज होती है कितनी? 16। ठीक है, तो बाय का फॉर्मूला आप लगा देंगे, बाय इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम कितनी है? 13, बाय आएगी 3, तो आंसर आएगा 3 3 3 3 3। सिंपल क्वेश्चन हमारा। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 11 टीम्स? ओके, 11 टीम है, कितने मैचेस होंगे भाई? 11 टीम है। ओके, अब देखो इसको निकालने का तरीका भी सुन लो। पहले तो बाय निकाल लो। ठीक है भाई, 11 टीम है। ठीक है, 11 टीम में से अगर देखा जाए तो उससे भाई 16 माइनस 11 कितनी? 5 टीम को तो बाय मिल गई। जिन टीम को बाय मिल गई वो तो मैच खेलेगी नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बची कितनी टीम? 6 टीम। 6 टीम मैच खेलेगी दूसरे के साथ, तो कितने मैच होंगे? केवल 3 मैच ही होने वाले। तो सही जवाब हमारे कितने होने का? 3 मैच होंगे भैया। पहले सबसे पहले राउंड में कितने मैच होंगे? केवल 3, क्योंकि बाय वाली टीम तो मैच खेलेगी नहीं फर्स्ट राउंड में, वो खेलती है सेकंड में। तो फर्स्ट राउंड में केवल 3 मैच होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच बॉडी गवर्न्स द पैरालंपिक मूवमेंट? ओके, पैरालंपिक मूवमेंट को कौन सी बॉडी के द्वारा गवर्न करा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब सुन लो। हमारे पास काफी सारे, हमारे पास एक ही हमारे पास है यहाँ पर, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। सीधी सी बात है, वही आंसर है भाई। स्पेशल ओलंपिक वाले स्पेशल को संभाले, पैरालंपिक वाले पैरालंपिक को संभाले। इंडियन पैरालंपिक कमेटी तो ऑब्वियसली बात है इंडिया की, उसको संभालेगी, पूरी वर्ल्ड की बात चल रही है। ठीक है, ओके, मैच ऑफ फॉलोइंग। चलो भाई, चलो चलो, किसका क्या नाम है देखते हैं। शलभासन, शवासन, ताड़ासन या पर्वतासन? इनमें से कौन कौन सी चीजें किस किस चीज को रिप्रेजेंट करके चलती है, आपको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास देखो, सबसे सिंपल अगर मैं बताऊं ना इसके अंदर, तो हमारा ये ताड़ासन सबसे सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ताड़ासन सबसे सिंपल होता है। ठीक है, अभी कैसे है वो भी आपको बता देता हूं। इनमें से कौन कौन सी चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करिए ना, तो सबसे सिंपल हमारे पास इसमें रहता है हमारे पास ताड़ासन। ताड़ासन पाल्म ट्री को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 3rd नंबर सबसे पहले आएगा। 3rd नंबर सबसे पहले आ गया, इसका मतलब ये हमारा बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला पार्ट बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमारा। तो एक एक उससे पहचान जाओगे। ठीक है, इससे पता चल गया हमारा पर्वतासन, माउंटेन। ओहो यार, ये तो और आसान था, पर्वत मतलब माउंटेन, तो ये भी आसान है हमारा, बहुत ईजिली पहचान लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग देखते हैं हम लोग, कौन सा टेस्ट किस चीज के लिए है, देखते हैं हम लोग क्या क्या है हमारे पास। आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट, कौन सा टेस्ट किस चीज के लिए है? ठीक है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा जो आर्म कर्ल टेस्ट है
वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ को। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले का आंसर तो 2 आएगा हमारे पास। तो भैया 2 वाले हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए हमारा। सिंपल सी बात है, बाद सोचने की जरूरत ही नहीं है हमारा। ठीक है, और 6 मिनट वॉक टेस्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए है, तो ये भी पता चलेगा आप लोगों को, ये ध्यान रख के चलेंगे। बोलेंगे एंडोरेंस को चेक करने के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट कराया जाता है। द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड सिम्टम्स लाइक हेयर लॉस, हेडेक, चेंज इन विजन इज कॉल्ड डैश। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक गया, ठीक है, और हेयर लॉस, हेडेक वगैरह सब कुछ होता है सारा, ये किस में होता है? आपको बताना है किस चीज़ में या किस पर्टिकुलर ट्रेड में ऐसा होता है। क्या ये एमिनोरिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ऑस्ट्रोपोरोसिस है, लॉर्डोसिस है? देखो लॉर्डोसिस तो है ही नहीं भाई, छोड़ दो इसको। तो सबसे पहले इसका सही आंसर एमिनोरिया है, बेसिकली ध्यान रख के चलना। ऑस्ट्रोपोरोसिस का मतलब बोन डेंसिटी का कम होना, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब खाना नहीं से सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता या आप उसको वॉमिट कर देते हैं। तो एमिनोरिया ही है हमारा, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, उसको एमिनोरिया कहते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलिए। अब लास्ट फाइनली जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल से अपना आपको बताना है क्रिकेट बैट में कौन सा लीवर अप्लाई होता है। क्रिकेट बैट आप लोगों ने देखा ना बहुत अच्छे से, तो एक जब क्रिकेटर प्ले करता है तो वो कौन सा लीवर अप्लाई करता है आपको बताना है। क्या वो फर्स्ट लीवर है, सेकंड लीवर है, थर्ड लीवर है या नॉन ऑफ दीज है? सोच समझ के बताएंगे इसका आंसर, और मैं कमेंट सेक्शन में जरूर उम्मीद करूंगा जिन क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो और जानने वाले हो उनका आंसर क्या है क्या नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये 99 MCQ करके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक श्योर कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।